हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 11th और 12th आप पढ़ चुके हैं। कंबाइंड 11th एंड 12th के सिलेबस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर किसको मानते हैं आप, या किस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि ये तो पढ़ के जाना ही चाहिए था? आप में से अलग अलग बच्चों का अलग अलग जवाब होगा। कोई कहता है सर मॉडर्न, ज्यादातर बच्चे मॉडर्न कहते हैं। कोई कहता है सर रोटेशन पढ़ लेना चाहिए, सवाल आ जाता है ग्रेविटेशन, सर थर्मोडायनेमिक्स, सर ऑप्टिक्स। आप में से सबका जवाब अलग अलग होगा, लेकिन सबसे अलग मेरा जवाब है। सर बताओ क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे ही मैं ये कहता हूं, बच्चा कहता है सर हमारी कोचिंग में तो पढ़ाई नहीं। ये जो 4 पेज का चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितने सवाल आ जाएंगे नीट में 4 पेज के चैप्टर से? 4 पेज में खत्म हो जाते यूनिट एंड डायमेंशन। 3 सवाल आते हैं। पहला, डायमेंशन एनालिसिस से एक सवाल पूछता ही है। दूसरा, एरर से। थर्ड, मेजरमेंट और किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे परमिटिविटी का डायमेंशन बताओ, कैपेसिटेंस का बताओ, रेसिस्टेंस का बताओ, L/R का बताओ, L/C का बताओ। लेकिन मैं कहता हूं कितने सवाल आएंगे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो थ्योरी आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ोगे उसको यूज करके नीट में कितने सवाल सॉल्व कर सकते हो। सर जब आएंगे ही 3 तो सॉल्व ज्यादा कैसे कर लेंगे? सर ग्रेविटेशन का, मॉडर्न का, रोटेशन का, लॉज ऑफ मोशन का सवाल, मॉडर्न का सवाल यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ी ना होगा। डेमो देखा है मेरा? नहीं देखा तो देख लेना। मैं जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा, मैं अलग अलग चैप्टर के सवाल यूनिट एंड डायमेंशन से कराता जाऊंगा। और हर साल के नीट के पेपर में मैं आपसे कहता हूं कि पक्की बात है 4 से 5 सवाल मैं यूनिट एंड डायमेंशन से करा दूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन से 4 से 5 सवाल करा दूंगा। 45 में से अगर मैं कहता हूं 4 से 5 सवाल मैं करा दूंगा यूनिट एंड डायमेंशन से, याद करो मेजॉरिटी बच्चे 20 सवाल, 15 से 20 सवाल कर पाते हैं। और मैं कहता हूं 3-4 सवाल तो यही से मैं डन करा दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद जब सवाल सॉल्व करते हो, 1 हफ्ते बाद जब टेस्ट देते हो, 2 महीने बाद जब मेजर पेपर देते हो, तो फॉर्मूला याद ही नहीं रहता। सर जब हम पढ़ते तो फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन उसको याद रखते रहने के लिए, याद रखे रहने के लिए हमें कई बार रिवीजन करना होता है। मैं इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में आपको डायमेंशन एनालिसिस इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आने वाले कई चैप्टर में जो फॉर्मूले आप याद रखने की कोशिश करते हो नहीं करना पड़ेगा। आज से मत ही रखो याद। सर गलत हो जाता है, होने दो गलत, गलत फॉर्मूला याद रखो, उसको सही करना मैं सिखा दूंगा। अब मुझे बताओ, एक छोटा सा कंसेप्ट सीखो और तुम्हें कोई भी फॉर्मूला आज के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं डायमेंशन से वो फॉर्मूला सही करा दूंगा तुम्हारा। तुम गलत लिखो, गलत लिख के सही कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा। मुझे कोई फॉर्मूला फेस का याद नहीं है, मैं गलत लिख लेता हूं और फिर अपने आप सही बना देता हूं, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे डायमेंशनली करेक्ट हैं। अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होंगे तो फिजिकली करेक्ट हो ही नहीं सकते, मतलब फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। दूसरी बात, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में भी, ये बहुत फास्ट कोर्स होगा लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा, चिंता मत करो। क्रैश कोर्स में भी कोई डेरिवेशन अपन ने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मैग्नेटिक फील्ड चलो निकाला, कुछ भी अपन यहां पे निकालते हैं, मैं करूं ना करूं तुम्हें उसका डायमेंशनल एनालिसिस जरूर करना है। इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दे इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, independents upon each other, they does not depends upon each other, they cannot be derived using other physical quantity। मैं कहना चाहता हूं कि टेम्परेचर को आप लेंथ और टाइम से ड्राइव नहीं कर सकते, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करंट और टेम्परेचर से डिफाइन नहीं कर सकते, लेंथ को मास और टाइम से ड्राइव नहीं कर सकते। ये 7 बिल्कुल अलग होते हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो बाकी के डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारे के सारे इसी फंडामेंटल से डिराइव्ड होते हैं। तो ये देखते हैं, मास का यूनिट क्या होगा? एसआई केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का अमाउंट, करंट का एम्पियर,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। बहुत आसान सी बात है, ये आप जानते हो। काम की बात मैं बताता हूं आपको। ये जो करंट है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज फंडामेंटल नहीं होता, कई बच्चे चार्ज को फंडामेंटल मानते हैं। करंट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये सात है, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ये सात फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आज कितनी देर पढ़ाई करी, आप कहते हो सर 4 घंटे। ये घंटे क्या होता है सर? घंटे यूनिट है, आपको नहीं पता? किसका? टाइम का। कौन सा? सीजीएस, एसआई, एफपीएस, कौन सा? बताओ बताओ कौन सा? तो बच्चे कहते सर सेकंड तो टाइम कैसा यूनिट है? सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही होता है। बिल्कुल सही बात है, सीजीएस यूनिट भी कौन होता है? सेकंड ही होता है। एफपीएस में भी सेकंड ही होता है। तो ये घंटे कौन सा यूनिट है? यह है प्रैक्टिकल यूनिट। एक अलग से यूनिट हम डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब बोलचाल की भाषा में जिसको यूज करते हैं अपन। बताओ टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट बताओ। टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट होता है आपका, सॉरी, टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट होता है आवर। आवर, मिनट, सेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। 10 टू द पावर -8 सेकेंड को अपन कहते हैं सेक। अब देखिए यहां पे लेंथ का भी कोई प्रैक्टिकल यूनिट है क्या? यस, लाइट ईयर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। एंड एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इज द एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इज द यूनिट ऑफ लेंथ। सन से अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 1 एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 10 टू द पावर -11। इसको मैं कहीं लिख देता हूं यहां पे, 1 एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -11 मीटर। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -16 मीटर। समझ में आया? एंड पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ and that is equal to 3.26 into 10 to the power -16 मीटर। ये जो तीनों ही यूनिट हमने लिखा है, ये तीनों यूनिट किसके हैं? ये तीनों ही यूनिट है आपके बेटा लेंथ के। ये तीनों ही यूनिट किसके हैं? लेंथ के। ये तीनों यूनिट किसके हैं? लेंथ के। तो ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। 1 एंगस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -11 मीटर। कभी कभी पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन पूछता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26, 10 टू द पावर 16 को 1 लाइट ईयर कह सकते हैं। 1 लाइट ईयर ऐसे कह सकते हैं आप। क्लियर है क्या? चलो मास का एक प्रैक्टिकल यूनिट जबरदस्त बताता हूं। चंद्रशेखर लिमिट, ये नाम बता रहा हूं, ये यूनिट बता रहा हूं। चंद्रशेखर लिमिट इज अ यूनिट ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ये चंद्रशेखर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। सर डिग्री सेल्सियस कौन सा यूनिट है? प्रैक्टिकल। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा केल्विन। सीजीएस यूनिट केल्विन, एफपीएस यूनिट केल्विन। डिग्री सेल्सियस एक प्रैक्टिकल यूनिट है, किसका? टेम्परेचर का। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर एंड सीजीएस यूनिट होता है बायोट। हालांकि आप ये यूज करते हैं मेन, और मास, लेंथ, टाइम और करंट का सीजीएस यूनिट आप जानते हैं। अब बात आती है डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है? तो जब भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पावर को हम कहते हैं डायमेंशन। जैसे मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और कैपिटल एम के पावर को अपन क्या बोल देते हैं? डायमेंशन। कैपिटल एम के पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो फिर डायमेंशन किसको बोलोगे? 1, जो कैपिटल एम का पावर है। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? L का पावर 1। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T का पावर 1। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? K का पावर 1। समझ में आ रही है आपको? करंट का डायमेंशन क्या होता है? A का पावर 1। ये क्या लिखा है मैंने बेटा? डायमेंशन। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इसको समझने के लिए पहले डिराइव्ड समझते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर मैं कहूं वेलोसिटी कौन सी यूनिट है? वेलोसिटी, तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, मतलब एल, लेंथ का डायमेंशन। और टाइम क्या होता है? टी। तो यहां से वेलोसिटी का डायमेंशन आप देखेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा LT-1। एसिलरेशन बोलो तो एसिलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, बट वेलोसिटी फंडामेंटल से मिलकर बना है।
तो बताओ, वेलोसिटी है तेरा LT-1 और बटा टाइम कर दो, डिवाइडेड बाई टाइम कर दो, और वो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा LT-2। ये डायमेंशन अपने को पता होना चाहिए, बहुत काम आने वाला है ये। बताओ फोर्स, फोर्स क्या होता है बोलो? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन क्या? m का पावर 1 और एक्सीलरेशन ये रहा, तो आप लिखेंगे m LT-2। ये मास, ये एक्सीलरेशन। वर्क डन, वर्क डन। वर्क क्या होता है बोलो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में पढ़ा होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स, MLT-2 फोर्स है बेटा। एक लेंथ से और मल्टीप्लाई करोगे तो L और L स्क्वायर, मतलब ये 2 हो जाएगा। ये वर्क आ गया। एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है वर्क जैसा, मतलब दो अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वर्क एंड एनर्जी दोनों अलग है। वर्क का डायमेंशन होता है न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी यूनिट होता है। वर्क का यूनिट क्या होगा? यूनिट, इकाई, न्यूटन इंटू मीटर। और एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी का होता है अर्ग, जूल। ये दोनों का अलग यूनिट है, दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इनके डायमेंशन सेम है। तो ऐसे के स्टेटमेंट बनता है, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव अ सेम डायमेंशन। लिखना, कभी कभी कोई बातें बोल दूं लिखा हुआ ना, उसको लिख लिया करो। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम यूनिट, सेम डायमेंशन। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशन। चलो भाई, पावर, पावर क्या होता है भाई? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये रहा वर्क, टाइम से डिवाइड करो तो ये बनेगा ML2T-3। क्या आपको ये बात समझ में आया? अब जितने भी और क्वांटिटी, जैसे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, प्लैंक कांस्टेंट, ये सारे जितना तुम नाम ले लोगे ना, ये सारे ड्राइव्ड है। और किससे ड्राइव होके बना है? किससे ड्राइव होके बना है? ये 7 से ड्राइव होके बना है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे से ड्राइव नहीं होते। दोनों सातों के सातों सेपरेट होते हैं, अलग। इनके बीच रिलेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन इनके बीच के रिलेशन एक दूसरे के लिए नहीं निकलते हैं, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशन बनता है, इनके मिलके, इनको मिला के फॉर्मूला बनाते हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करता है। जैसे सुनो, बहुत आसान सी भाषा में, लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी के लिए क्या किया था? लेंथ अपॉन टाइम। अब लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया, और उसको टाइम से एक बार और डिवाइड किया तो एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हो गया। फोर्स को लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा हो गया वर्क। एंड वर्क को एक बार और टाइम से डिवाइड कर दिया तो पावर हो गया। मतलब दुनिया की जितने फिजिकल क्वांटिटी है ये इन्हीं 7 से बने हैं। और ये किससे बने? ये किसी से नहीं बने, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, चलो ये देखो। अब ये सप्लीमेंट्री क्या होता है सर? तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल। ये फंडामेंटल से ड्राइव नहीं होते, कैन नॉट डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, कैनॉट ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल। ये फंडामेंटल से नहीं बनते। तो इसको फंडामेंटल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं होता। दिस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी have unit but does not have dimension। अब एक गजब ही बात है, हमने 2 कैटेगरी बनाया, एक साथ जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और बाकी के सारे फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं 7 से मिलकर बनेंगे। डन है? एकदम सही है, बिल्कुल सर। लेकिन 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनका नाम है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये किसी से मिलके नहीं बनते, ये फंडामेंटल माने जा सकते हैं, लेकिन इसको फंडामेंटल के कैटेगरी में नहीं रखा क्योंकि इसके पास डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ यूनिट होता है, और इसका यूनिट होता है रेडियन और एसटी रेडियन। क्या आपको समझ आया? बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं अपन मेजरमेंट की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट की बात करना। मेजरमेंट क्या होता है साहब? जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? जैसे मान लो तुमको बोला कि जाओ आलू लेके आओ, तुम गए भैया के पास, भैया आलू दे दो, 5 आलू दे दो, थप्पड़ मार के भगा देगा। 5 आलू कभी नहीं देगा वो, 5 आलू कभी मांगा है? वो 5 केजी दे सकता है, 5 ग्राम दे सकता है, 5 आलू थोड़ी ना देगा, है ना? तो किसी चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है, एक यूनिट होता है, उसी यूनिट के टर्म्स में अपन मेजर करते हैं। तो जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट को अपन लिखते हैं n इंटू यू के टर्म्स पे, वेयर n इज मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड और यू इज यूनिट। जब आप किसी चीज को मेजर करते हो तो एनयू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो, और ये एनयू का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने मेजर किया, उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो उसका एनयू का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। जैसे मान लो आपने लेंथ मेजर किया 1 मीटर, चलो भैया 1 मीटर मेजर किया, अब आप चाहते हो कि इसको मैं सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करूं, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा? मीटर बड़ा। छोटी यूनिट में ले जा रहे हो तो इसका नंबर बढ़ जाएगा, ये होता है 100 सेंटीमीटर। तो याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है, फिर से अपन वापस चलते इसको समझते हैं। जैसे यूनिट को मैंने मीटर से सेंटीमीटर में छोटा किया, यूनिट छोटा किया तो एन बढ़ जाएगा क्योंकि एनयू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। जैसे अपन बात करें, आपको याद हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁵ डायन। कितने डायन है भैया? 10⁻⁵ डायन। सही लिखा गलत लिखा? अब बच्चे भयंकर कंफ्यूज, सर +5 बोलो -5 बोलो, 5 तो बोला था, ये क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे भाई तुम्हें नहीं समझना, तुम्हें यह देखना कि एनयू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर मैं एनयू का ग्राफ बनाऊं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, देखो एनयू बराबर कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो ग्राफ कैसा बनेगा n और u के बीच में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अगर मैं u को बढ़ाऊं तो n घटेगा, और u को छोटा करूं, यूनिट छोटा करूं तो नंबर बढ़ जाएगा। तो ग्राफ ऐसा बनता है। और कई बार एग्जामिनर बेवकूफ बनाने के लिए ग्राफ ये भी पूछ लेते हैं। कैसा ग्राफ पूछते देखना बेटा, ग्राफ ये भी पूछ लेते देखना, एनयू वर्सेस यू का ग्राफ बनाओ। वो कहता है यूनिट में बड़ा करता जा रहा हूं, तो एनयू बताओ, तो एनयू को तो कांस्टेंट बोला है, यू बढ़ाओगे तो एन घटेगा, यू घटाओगे तो एन बढ़ेगा, लेकिन एनयू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बेटा, ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से बोलो। ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो चलो देखो ये सही है कि गलत। तो एक चीज याद रखना है तुम्हें, जब भी कंफ्यूजन हो तो ये देखो, अगर यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा। ऐसा यूनिट में है न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट, और ये डायन, फोर्स का सीजीएस यूनिट, मतलब छोटा यूनिट, तो नंबर बड़ा होगा, तो असल में प्लस आना चाहिए। बताइए ये बात फील हुआ कि नहीं हुआ आपको? तो मेजरमेंट लिखने का तरीका होता है, या से सवाल पूछे जाते हैं, अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस पे। अपन आते हैं, ये स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अपन आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसेप्ट पे। एक सवाल करते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप पूछा है, यह पूछा है कि ऑप्शन ए में मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं, जैसे वो 7 फंडामेंटल होते हैं ना। देखो फंडामेंटल एक अकेला नहीं हो सकता, फंडामेंटल एक ग्रुप होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और करंट, ये सारे 7 मिलके फंडामेंटल है। एक फंडामेंटल क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई फंडामेंटल से सारे ड्राइव होंगे तो एक से तो ड्राइव नहीं होंगे, सारे फंडामेंटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ड्राइव होकर आता है फिजिकल क्वांटिटी, तो 7 फंडामेंटल होते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी, माना जा सकता है, कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये 4 ग्रुप में से किसको फंडामेंटल मान सकते हो? तो बच्चा कहता है सर फोर्स, एक्सीलरेशन, मास फंडामेंटल, लेकिन ये दोनों नहीं है। लेंथ फंडामेंटल, लेकिन मोमेंटम, इंपल्स फंडामेंटल नहीं है। वर्क एंड मोमेंटम और मास फंडामेंटल, लेकिन ये दोनों फंडामेंटल नहीं है। एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, एनर्जी फंडामेंटल नहीं, ये भी नहीं, ये फंडामेंटल है, लेकिन ये दोनों नहीं है। 4 ऑप्शन गलत। और मास्टर के पास पहुंच जाता, सर एग्जाम में करेक्शन था। अरे रामलाल नहीं था, तुमसे ये तो इन्होंने पूछा है कि किसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पेयर है, आपसे पूछा है कि किसको मान सकते हैं, तो किसको मान सकते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है? फंडामेंटल जो एकदम मूलभूत हो, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो किसी चीज से मिलकर नहीं बना हो। जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना। इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते, आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है लेकिन आधा प्रोटॉन संभव है, क्वार्क के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से यहां पे फंडामेंटल जो किसी चीज से मिलकर नहीं बना, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसीडर्ड एज फंडामेंटल, कैन बी कंसीडर्ड एज फंडामेंटल। आओ, यह फंडामेंटल नहीं है, कारण बताओ? क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। फंडामेंटल का यही तरीका होता है कि एक जो है ना वो किसी दो से मिलकर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहां पे एक्सीलरेशन और मास को मल्टीप्लाई कर दो, F बराबर m है। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, F बराबर m है, तो फोर्स बन जाएगा।
अच्छा, लेंथ, मोमेंटम और इंपल्स, ये भी गड़बड़ है, ये भी नहीं बन सकता। कैसे सर? तो इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, आई इज इक्वल टू डेल्टा। ये खुद ही एक दूसरे से ड्राइव हो गए, ये खुद ही एक दूसरे से ड्राइव हो गए। अच्छा, वर्क, मोमेंटम एंड मास, क्या ये हो सकते हैं फंडामेंटल का ग्रुप? नहीं, मैं बताता हूं। क्या डायमेंशनली वर्क और एनर्जी एक ही चीज है? बिल्कुल है। अब सुनना है, यहां पे एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ एम बी स्क्वायर। डायमेंशनली तो वर्क के बराबर ही आएगा। और यहां पे मैं अच्छे से सोचूं, इसको मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर लेता हूं। तो m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करूंगा तो m क्या होगा? m स्क्वायर और v स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा p स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m आपने पढ़ा भी होगा। तो यहां पे देखो, मोमेंटम का स्क्वायर कर दूं और मास से डिवाइड कर दूं तो ये वर्क डिफाइन कर देगा डायमेंशनली। भाई साहब तोते उड़ गए एकदम। अब आओ, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, ये एक दूसरे से ड्राइव नहीं हो सकते। और एक बहुत बेसिक सा कारण बताता हूं, क्योंकि एनर्जी में मास है, इधर वेलोसिटी और टाइम दोनों में किसी में मास नहीं है। तो कुछ भी कर लो, जान लगा लो, वेलोसिटी और टाइम से एनर्जी ड्राइव नहीं होगा। और एनर्जी और वेलोसिटी से टाइम नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मास बच जाएगा, टाइम बन ही नहीं पाएगा। मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। जबरदस्त सवाल था कि नहीं? बताओ, मजा आ गया। डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सवाल था कि कौन फंडामेंटल है, ये नहीं पूछा था किसको फंडामेंटल मान सकते हैं। तो फंडामेंटल का डेफिनेशन होता है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? अब ये एक ऐसा सवाल मैंने यहां पे बॉक्स में बनाया, पहले स्क्रीन पॉज करके लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिख लो बेटा। अच्छा, अब आगे देखो, मैंने जो यहां पे एक बॉक्स बनाया है, वो बॉक्स क्या कहता है वो समझो। ये बॉक्स कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है, हैव यूनिट, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, देन व्हाट अबाउट इट्स डायमेंशन? Physical quantity does not have unit, then what about dimension? Have dimension, then what about unit? Does not have dimension, then what about unit? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पहले ये असर्शन रीजन में खूब पूछा जाता था, लेकिन अब असर्शन रीजन नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं बेटा। तो चलो देखो, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहां पे लिखा है यूनिट, क्योंकि यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और मैं यहां लिख देता हूं डायमेंशन। चलो बताओ, एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो उसका डायमेंशन के बारे में क्या कहेंगे? एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं, उसके डायमेंशन के बारे में क्या कहेंगे? एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है तो यूनिट के बारे में क्या कहेंगे? एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं तो यूनिट के बारे में क्या कहेंगे? आएगी, बताइए। तो सुनिए, अच्छे से सुनिएगा एकदम। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, एकदम तगड़े तरीके से समझाता हूं यूनिट डायमेंशन का खेल क्या है। जैसे मान लो, एक समझना, यह है मेरा घर, है ना, ये मेरा घर है जहां मैं रहता हूं। यह है पहली मंजिल, सर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, थर्ड फ्लोर पे मैं रहता हूं। सर सेकंड पे कौन है? फोर्थ का बताओ सर कुछ। मैं जहां रहता हूं वो समझ, मैं रहता हूं इस थर्ड फ्लोर पे, ठीक है ना। अब मैं रहता हूं थर्ड फ्लोर पे, मान लो एग्जाम्पल बताए। अब मैंने छुपा लिया और मैं मान लो तो किसी अननोन को बताओ कि बेटा मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूं। अब मेरे मकान में बताओ फोर्थ है कि नहीं। अगर मैं कहता हूं कि मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूं, तो नीचे की तो गारंटी है कि सेकंड होना चाहिए, तभी तो थर्ड फ्लोर बना होगा, लेकिन फोर्थ की गारंटी नहीं है। उसी तरीके से यहां पे यूनिट एंड डायमेंशन को समझो। अगर मैं कहता हूं कि यूनिट है तो व्हाट अबाउट डायमेंशन? अगर मैं कहता हूं यूनिट है, देन व्हाट अबाउट डायमेंशन? मे हैव। देखो यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, ये आंसर लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन मार्क दिया था। अगर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो डायमेंशन में है। फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट नहीं है। मैं जा रहा था वो थर्ड फ्लोर है ही नहीं, मैं जा रहा था वो थर्ड फ्लोर नहीं है, तो फोर्थ बताओ। अरे जब थर्ड ही नहीं है तो फोर्थ हवा में थोड़ी ना बना लेगा यार। मतलब मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, क्योंकि यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं है, थर्ड फ्लोर नहीं है, तो फोर्थ कैसे बनेगा? अगर थर्ड फ्लोर है तो चौथा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मैं मान लो कि थर्ड फ्लोर पे रहता हूं, अब बताओ चौथा है कि नहीं। तो क्या पता सर बनाने वाले ने चौथा बनाया कि नहीं बनाया। अब थर्ड फ्लोर पे रहते हो, थर्ड का तो पता चल गया, नीचे वाला तो पक्का होगा। वही खेल है यहां पे। अगर मैं कहता हूं तुम्हें, यह समझना, अगर मैं कहता हूं तुम्हें, यह समझना, अगर मैं कहता हूं तुम्हें, पहली बार यूज कर रहा हूं इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हैव डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, मतलब फोर्थ फ्लोर है। अगर फोर्थ फ्लोर है तो थर्ड के बारे में क्या कहोगे? तो फोर्थ हवा में थोड़ी ना बनेगा यार। अगर फोर्थ फ्लोर है तो थर्ड होना ही चाहिए, मतलब मस्ट हैव। बताओ, फोर्थ फ्लोर नहीं है तो थर्ड के बारे में क्या कहोगे? मैं जहां रहता हूं ना वहां फोर्थ फ्लोर नहीं है, फोर्थ है ही नहीं। मैं जहां रहता हूं फोर्थ है ही नहीं, तो थर्ड के बारे में क्या कहोगे?
थर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जहां पे रहते हो सकता है पहले ही एक ही मंजिल हो वहां पे, है ना। तो यहां पे क्या कहेंगे, मे और मे नॉट हैव यूनिट। बताओ ये समझ आया कि नहीं, पूरा फील आया कि नहीं। अब चलो सवाल करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी, अब सवाल करते देखना। अब फिजिकल क्वांटिटी देखना बेटा, अब फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, थर्ड फ्लोर है, यूनिट है, तो डायमेंशन मे और मे नॉट भी। जैसे एंगल, एग्जांपल भी लिखते चलता हूं मैं। एंगल, एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। चलो, डज नॉट हैव यूनिट, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है, उसके कई सारे एग्जांपल है। जैसे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एल। ये भी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल भी फोर्स। म्यू का डायमेंशन नहीं है, म्यू का यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। हैव डायमेंशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है तो पक्की बात है यूनिट होगा ही, चाहे कोई सा भी ले लो। अगर तूने डायमेंशन डिफाइन करी तो यूनिट होगा ही। जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे एंगल, एंगल का डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। बताओ ये अच्छे से समझ आया बेटा? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। चलो अच्छे से लिखना इसको। नेक्स्ट देखो, अब मैं सेम बॉक्स एक और बनाता हूं, सेम बॉक्स एक और बनाता हूं। किसी भी इक्वेशन का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो, डायमेंशनली करेक्ट हो। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, देन व्हाट अबाउट फिजिकली? नॉट डायमेंशनली करेक्ट, physical quantity is not a dimensionally correct, then what about physically? यहां पे मैं लिख रहा हूं physically correct, physically correct मतलब वो physically सही है, then what about dimensionally? physically incorrect, then what about dimensionally? ये ऐसा खूब पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा आता है। अब ध्यान से सुनना, यहां भी मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा, फ्लोर वाला। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है डायमेंशन का। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब मेरे घर में थर्ड फ्लोर है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फोर्थ फ्लोर होगा। मैं कहता हूं डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब यह नहीं कि फिजिकली करेक्ट हो सकता है। यहां पे लिखेंगे मे और मे नॉट बी। भैया ढंग से समझना, मे और मे नॉट बी करेक्ट, ये आंसर लिख रहा हूं मैं। ये क्या लिख रहा हूं मैं? आंसर लिख रहा हूं। ये दिया हुआ था डायमेंशनली करेक्ट है, तो फिजिकली मे और मे नॉट बी करेक्ट। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो देखो, मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 AT स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या डायमेंशनली करेक्ट है? यस, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सीलरेशन टू टाइम का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं सर फिजिकली करेक्ट? तो 3/2 थोड़ी ना होता है, हाफ आता है ना, न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है ना, फिजिकली वैलिड नहीं है। समझ आया? तो डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकली करेक्ट हो जाए, जरूरी नहीं। फिजिकली करेक्ट होना लास्ट अप्रोच, लास्ट डेस्टिनेशन, जहां पे मोक्ष मिल जाए एकदम फिजिकल क्वांटिटी को, इक्वेशन को, वो लास्ट है। और स्टार्टिंग है आपका डायमेंशन। स्टार्टिंग क्या है बोलो? डायमेंशन। समझ आया? बताओ, नॉट डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली गलत है, डायमेंशनली गलत है, मतलब मैं जहां रहता हूं थर्ड फ्लोर नहीं है, नहीं है, डायमेंशनली गलत है, नहीं है, थर्ड फ्लोर नहीं है, तो फोर्थ कहां से बना लोगे यार? मस्ट इनकरेक्ट, मस्ट बी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। नॉट डायमेंशनली करेक्ट, तो ये नॉट फिजिकली करेक्ट, गलत होगा वो, पक्की बात है, डायमेंशनली गलत हो जाए तो। अब कई बार ऐसा बच्चा इक्वेशन पूछता है, एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल समझिएगा, एस एन एथ बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। बच्चा कहता है सर ये गलत है। कैसे गलत है सर? इधर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इधर वेलोसिटी लिखा है, इधर प्लस a/2 इंटू 2n-1। एकदम गलत बोल रहे हो बेटा। यहां पे एक सेकंड में, nवें सेकंड, चौथे सेकंड, मतलब चौथा सेकंड एक सेकंड का इंटरवल है, 10वें सेकंड, 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अच्छा छोड़, ये छोड़ो, तुम्हें नहीं आना समझ, छोड़, तू ये समझ, अगर कोई फॉर्मूला किताब में लिखा है तो सही होगा तभी लिखा है। ये किताब में पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा तो है, किताब में पढ़ा है। अगर तुम्हें किताब में पढ़ा है तो सही होगा तभी किताब में लिखा है। कैसे गलत कैसे पढ़ा देंगे यार? कोई फिजिकली गलत इक्वेशन पढ़ा देंगे क्या तुम्हें? नहीं सर नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे तो सुनो, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली फिजिकली करेक्ट है, ये तूने किताब में पढ़ा है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। बताओ क्या लिखूं?
मस्ट बी करेक्ट। क्या बात कर रहे हो सर? हां सही कर रहा हूं, किताब में लिखा है सही चीज लिखा होगा। मतलब कोई फॉर्मूला जो किताब में तुमने चैप्टर में पढ़ा है, यूनिट डायमेंशन में सही गलत पूछ रहा है वहां नहीं, तुम ऐसे सोचो कि कहीं पढ़ा है कि हाँ 1D में है, ये सही है तभी पढ़ाया गया है। अच्छा बोलो, अगर कोई फिजिकली गलत है, फिजिकली गलत है, जैसे फिजिकली गलत है लेकिन डायमेंशनली सही है, अगर फोर्थ फ्लोर है तो थर्ड का क्या कहोगे? सॉरी इनकरेक्ट, मतलब नहीं है, फोर्थ फ्लोर नहीं है तो थर्ड का क्या कहोगे? हो सकता थर्ड होगा या नहीं भी। मे और मे नॉट बी करेक्ट, मे और मे नॉट बी करेक्ट। बताओ तुम्हें फील आया कि नहीं आया बेटा? ये सब अच्छे से आया कि नहीं आया? बताओ, डायमेंशनली करेक्ट है तो मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, अगर डायमेंशनली गलत है तो पक्का फिजिकली गलत ही होगा। डायमेंशनली गलत है तो डायमेंशनली बेसिक रिक्वायरमेंट होता है तभी वो फिजिकली सही हो सकता है, अगर डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली कभी सही नहीं होगा। अच्छा फिजिकली सही है तो पक्की बात है डायमेंशनली सही होगा, क्योंकि जब डायमेंशनली सही होगा तभी फिजिकली सही होगा। थर्ड फ्लोर के ऊपर ही फोर्थ फ्लोर बनता है। ये बताओ, मे इनकरेक्ट, सॉरी फिजिकली करेक्ट, सॉरी ये फिजिकली करेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट, आई एम सॉरी, फिजिकली इनकरेक्ट, फिजिकली रूप से वो गलत है तो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल ये रहा। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन एग्जाम की बात करें तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, मतलब अल्टरनेट ईयर या दो साल में पूछ लेते हैं। अब अपन कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, एकदम लॉजिकल वे में पढ़ाता हूं मैं, थोड़ा समझना। किताबों में देखोगे तो तुमने देखा होगा कि यूनिट डायमेंशन के लास्ट पेज पे एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें 30-40 फिजिकल क्वांटिटी लिखे होते हैं और डायमेंशन लिखा होता है। मास्टर भी उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता, बोला कि ये तो आप पढ़ेंगे आगे तब याद ही रखना होगा। मैं कहता हूं कि एक भी डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में तुम्हें मैं सही करवा दूंगा। कैसे सही करा दोगे सर? मैं बताता हूं। 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस आप पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ते होगे वो कौन सा है? याद करने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? बोलो बेटा। बच्चा कहता है मास, टाइम, कुछ भी कुछ बोलता है। मैं बताता हूं, फोर्स एंड एनर्जी। कोई सा भी ऐसा चैप्टर बताओ स्टार्टिंग के एक दो छोड़ के, क्योंकि स्टार्टिंग फाउंडेशन होता है काइनेमेटिक्स तक। फोर्स एंड एनर्जी, सिर्फ फोर्स और एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा है। एनएलएम फोर्स, आगे वर्क एनर्जी पावर एनर्जी, रोटेशन, रोटेशनल मोशन कौन कराएगा? रोटेशनल फोर्स टॉर्क, रोटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सॉलिड में इलास्टिसिटी, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक एनर्जी। फ्लूइड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन एज एग्जांपल ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे ठंडे गरम का एहसास है, ठंडा गरम एनर्जी होता है। अच्छा एसएचएम, कौन सा फोर्स एसएचएम कराएगा? और एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। वेव, वेव इज अ वेव, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का तरीका। 12th में आता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल। मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक एनर्जी। मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी का इक्वेशन ही तो है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हें क्या बुझाया? सर हमको कुछ नहीं बुझाया, आप ही पढ़ा रहे हो और आप ही समझ रहे हो। चलो कोशिश करता हूं मैं तुम्हें समझाने की। बेटा कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया बोलो। से ठीक है, फोर्स एनर्जी पढ़ते तो यहां क्या रिलेशन है, क्या समझाना चाहते हो? मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब भी आपसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ रहा है, जब भी आपसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ रहा है, आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि कौन से फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले में वो फिजिकल क्वांटिटी आता है और वहीं से उसका डायमेंशन निकल जाएगा, वहीं से उसका डायमेंशन निकल जाएगा। जैसे देखो परमिटिविटी कहां आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा स्क्वायर। ये नहीं पढ़ा क्या तुमने? एकदम बेसिक फॉर्मूला है यार, एकदम रामलाल टाइप बच्चे होते, सर मैंने एप्सिलॉन नॉट का याद किया हुआ है। अबे भूल जा, सिर्फ फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला याद रख, और याद भी मत रखिए, याद होना चाहिए तुम्हें, और होता है बच्चों को याद,
और वहां से डायमेंशन फटाफट आएगा। बताओ यहां पे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एफ का बोलो सर, एफ तो अभी पड़ा फोर्स एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बटा चार्ज हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर। तो फाइनल डायमेंशन इसका क्या बनेगा बोलो? फाइनल डायमेंशन बनेगा m, ये l का पावर 3 t माइनस टू और ये ts का ऊपर जाएगा t माइनस 4 m a का पावर माइनस 2। कुछ मिस्टेक हो रहा हो तो समझना, मेन कंसेप्ट तो ये है। वाह सर, अब सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तुम्हें क्या करना है सिर्फ फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करनी है। जैसे सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स बोलो, फोर्स होगा एम एल टी माइनस टू, लेंथ से डिवाइड करोगे तो एम टी माइनस टू आ जाएगा। वाह यार एकदम जबरदस्त। इधर देखो बेटा, अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डायमेंशन जो आपको बताया था, मास का होता है m का पावर 1, लेंथ l का पावर 1, t का पावर 1, टाइम मतलब t का पावर 1, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एक्सीलरेशन एक और t से भाग दे दो एल टी माइनस 2, फोर्स मास से मल्टीप्लाई कर दो एम एल टी माइनस 2, एनर्जी या वर्क एम एल टू टी माइनस 2, पावर एम एल टू टी माइनस 3, एम एल टू टी माइनस, एकदम सीक्वेंस में एक एक बढ़ता जा रहा है। देख इधर एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 3। बताए समझ आया कि नहीं आया? तो ये अपने को याद रखना है, ये अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब देखो यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी, बताओ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो कि नहीं? 3/2 kBT। ऐसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगा? kB इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी बोलो साहब, एनर्जी होगा ml2 t माइनस 2 बटा टेम्परेचर। ये t से t काटना मत, ये टेम्परेचर है, इसका डायमेंशन केल्विन होगा, k का पावर -1 हो जाएगा, ml2 t माइनस 2 k माइनस 1। अरे बुझाया रामलाल, बुझाया। आगे देखो गैस कांस्टेंट pv इज इक्वल टू nRT। स्तंभ एनर्जी और फोर्स 90% जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसका सारे का डायमेंशन फोर्स और एनर्जी से आएगा। सर बचा हुआ 10% वो तो बताया ना, फोर्स लेंथ टाइम, ये तो याद ही रहने चाहिए। अच्छा ठीक है, आर का बोलो, आर का बोलो। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा साहब? आर इज इक्वल टू होगा पीवी बटा एनटी, पीवी बटा एनटी। पीवी एनर्जी, एन नंबर ऑफ मोल और टी केल्विन, रख लो आंसर आ जाएगा। सर प्लांट कांस्टेंट नहीं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी। प्लैंक कांस्टेंट याद है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट बताओ। सर भूल गए क्या? अरे रामलाल, E बराबर एच एफ। तो H क्या होगा? सर H होगा E बाई एफ। E बोलो ml2 t माइनस 2 बटा टी। ओ हो t माइनस 1 होगा ये तो ये आएगा ml2 t माइनस 1। क्लियर है भाई? आगे देखो परमिएबिलिटी। बताने से पहले मैं एंगुलर मोमेंटम का निकालना चाहता हूं एक बार। एंगुलर मोमेंटम बेटा फील करना एक बात, फोर्स और एनर्जी से आगे नहीं जाऊंगा मैं। एंगुलर मोमेंटम वो तो सिंपल है, लीनियर मोमेंटम p इंटू लेंथ, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। p बराबर बेटा mv, अरे 9वीं क्लास में पढ़ा यार, इंटू लेंथ। तो बताओ डायमेंशन क्या होगा? मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ा नहीं रहा भाई, फॉर्मूला होता है ये बता लो बस। मोमेंटम बोलो ml t माइनस 1, सर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो ml2 t माइनस 1। ओ हो क्या हो गया? अरे ये देखो क्या हो गया, ml2 t माइनस 1, ml2 t माइनस 1 क्या हुआ सर? बताए IIT, AIEEE, AIPMT में कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा? बताओ क्या लिखोगे? प्लैंक कांस्टेंट। क्यों लिखोगे बोलो? ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ml2 t माइनस 1 है और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ml2 t माइनस 1 है। समझ आया क्या? हाँ सर ये बिल्कुल दिख रहा है यार, इसमें समझना क्या है, ये तो दिख रहा है, एकदम जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं तो याद रखिएगा। परमिएबिलिटी बताओ कैसे निकालोगे? आता है तो बताओ परमिएबिलिटी कैसे निकाल दोगे? और एग्जाम में पूछते हैं भाई ये बताओ परमिएबिलिटी का डायमेंशन बताओ, बताओ कैसे निकालोगे रामलाल? परमिएबिलिटी कैसे निकालोगे? स्क्रीन पॉज करके लिख लो पहले, स्क्रीन पॉज करके लिख लो पहले। चलो बताओ परमिएबिलिटी। लिख लिया था ना? नहीं लिखा था तो बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, इसको बैक करके लिख लो।
बताओ परमिएबिलिटी। बच्चा कहता है सर परमिएबिलिटी हम निकाल सकते हैं, कैसे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। क्या ये फोर्स और एनर्जी में से किसी का फॉर्मूला है क्या? नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड का है। मत जाओ, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो फंस जाओगे। सर कैसे फंसेंगे? म्यू नॉट का डायमेंशन ऐसे नहीं निकाल सकते सर। मैग्नेटिक फील्ड का आता है तुम्हें निकालना? निकाल लेंगे ना ना ना, निकालना नहीं है, सीधा डायमेंशन चाहिए। फोर्स एनर्जी में सीधा डायमेंशन मिलेगा, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। मैं अप्रोच सिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें। ये 4 साल मैंने आकाश में पढ़ा है और 3-4 साल से मैं कोटा में पढ़ा रहा हूं, तो इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने सीखा है वो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या सीखा है सर आपने? पर की सीखते भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं आता, लेकिन 8 साल में इतने फिजिक्स के सवाल सॉल्व कर लिए कि धीरे धीरे नीट में जो फिजिक्स पूछा जाता है ना उतना ही आता है मुझे, और वो मैं सिखा दूंगा एकदम जबरदस्त तरीके से। यहां पे देखो, परमिएबिलिटी से रिलेटेड कोई फोर्स का फॉर्मूला निकालो, तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है याद करो। F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 इंटू डिस्टेंस इंटू आर, ये कुछ फॉर्मूला होता है। अच्छा 2 पाई होता है सर, पाई लगा ले, छोड़, 2 पाई हो या 4 पाई हो, अपने को डायमेंशन से और फॉर्मूले से भी यहां पे कोई खास मतलब नहीं है। अब देखो ये गया 2 पाई, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनली डिस्टेंस और लेंथ ये दोनों कट जाएगा, तो यहां से म्यू नॉट बराबर आ जाएगा F बटा आई स्क्वायर, और फोर्स होता है ML T-2 एम्पियर -2, ये डायमेंशन आ गया। बताओ समझ आया कि नहीं? आ गया सर, बहुत तगड़े तरीके से आ गया। अब बताओ रेसिस्टेंस। जैसे मैं रेसिस्टेंस कहता हूं निकालने के लिए, बेटा लंबे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एग्जाम में आ जाएगा ना, लेट जाओगे एकदम। सर अब तो नहीं बुझा रहा, तो बूझो। यहां पे ये जो रेसिस्टेंस है ना, उसका डायमेंशन बच्चे ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तुम्हें बताओ रो का डायमेंशन पता है क्या? मैं कह रहा हूं ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा उसके फॉर्मूले पे नहीं जाना। एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। देख यहां से डायमेंशन, R बराबर H बटा आई स्क्वायर टी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ML2 T-2 बटा आई स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर इंटू टी, आ गया डायमेंशन। समझ आया अच्छे से एकदम? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, कैपेसिटेंस। फिर से बच्चे की गलती, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इप्सिलॉन नॉट का जानते हो क्या? नहीं, निकाल लेंगे सर। क्यों मजदूरी कर रहे हो? जीवन भर मजदूरी करना है क्या? आगे देखो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे सर? C का एनर्जी में फॉर्मूला होता है एक, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। बिल्कुल सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो बेटा, पकड़े रहना। C बराबर क्यू स्क्वायर बाई E, ये होगा तुम्हारा A स्क्वायर टी स्क्वायर, और एनर्जी हो जाएगा ML2 T-2। बताओ बुझाया कि नहीं? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का फॉर्मूला L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर IAL। नहीं जा करना, तुम्हें क्या करना है? H बराबर हाफ LI स्क्वायर। ओ हो, तो L बराबर H बटा आई स्क्वायर। आंसर ही आ गया। एंगुलर मोमेंटम अभी निकाला था, ML2 T-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स का फॉर्मूला याद करो, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। 6 पाई का कोई बीमा नहीं होता, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बीमा हो जाएगा F बटा RV। यहां से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो एनर्जी बटा टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा बेटा ML2 T-2 K-1, ये आ जाएगा आंसर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट मास, मतलब यही वर्ड आएगा, बस यहां पे क्या होगा Q बटा M डेल्टा T, तो डायमेंशन हो जाएगा L2 T-2 K-1, L2 T-2 K-2। क्लियर है क्या? अच्छा देखो, एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। जब भी तुमसे एनर्जी डेंसिटी पूछे या चार्ज डेंसिटी पूछे तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी पूछे मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ एनर्जी बोलो ML2 T-2, वॉल्यूम बोलो L3, यह आ जाएगा ML-1 T-2। बुझाया? सर गलत तो नहीं लिख दिया? चेक करने दो, ML-1 T-2 एकदम सही है सर, एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। स्ट्रेस लिखने से पहले एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन एक बार लिख लो, ML-1 T-2।
स्ट्रेस का बोलो, अच्छा प्रेशर का बोलो, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बोलो सर? प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो आपसे पूछेगा कि एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? प्रेशर की इक्वल होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेस ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका भी डायमेंशन होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेन लेंथ में परिवर्तन बटा लेंथ, लेंथ में परिवर्तन, अंतिम लेंथ, सॉरी हिंदी बोल गया मैं, हिंदी मीडियम लेंथ, चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। अरे भाई 4 मीटर माइनस 3 मीटर बराबर 1 मीटर होगा ना यार। तो तुम चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल डायमेंशन वेलोसिटी का आएगा, चेंज इन फोर्स निकालोगे फाइनल डायमेंशन फोर्स का आएगा। तुमको ये समझ आया अच्छे से? तो अब देखो ध्यान से देखो ध्यान से, चेंज इन लेंथ का डायमेंशन बोलो लेंथ की इक्वल, और बटा लेंथ मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये क्या होगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें समझाना चाहता हूं, उसको समझना। यंग मॉडुलस, ये फोर्स के फॉर्मूले से ही आएगा। देखो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो आप लिख सकते हो यहां से स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है गामा इंटू स्ट्रेन। तो बेटा स्ट्रेन का तो डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो यहां से यंग मॉडुलस का डायमेंशन स्ट्रेस के इक्वल होगा, जो कि है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका डायमेंशन सेम होता है। तो याद रखिएगा कितनी सारी चीजें हो गई, एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। पूछते हैं सवाल बेटा। अच्छा एक सवाल और पूछते हैं, एलसी का डायमेंशन क्या होगा? तो सुनो कैसे करते हैं उसको, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो ऐसे देखो, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू आई आर पढ़ते हो, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो? आई इंटू आर। अच्छा समझना, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बराबर होता है सी वी, सॉरी क्यू बराबर होता है सी वी। तो यहां से तुम लिख सकते हो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा? क्यू बाई सी। तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी यहां पर लिख लेते हैं, क्यू बाई सी। ये तुम्हें याद रह सकता है क्या? ये तो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई आर, और इंडक्टर में तो एल डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटर में होता है क्यू बाई सी। याद रख सकते हो क्या? ये तुम्हें याद रखना नहीं है, ये तुम्हें याद है। अगर तुम्हें याद है तो इस तरह के डायमेंशन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं। अभी सुनो ध्यान से, इसको और इसको डायमेंशनली सेम लिख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आई को लिखते हैं क्यू बाई टी, आई को लिखते हैं क्यू बाई टी, देखना क्यू बाई टी इंटू आर बराबर क्यू बाई सी। क्यू से क्यू कटेगा, आर सी यहां चला जाएगा, टी यहां चला जाएगा, तो टी बराबर आर सी। सर ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, टाइम कांस्टेंट आर सी होता है, तुम निकाल सकते थे, लेकिन मैं एक नहीं सारे एक साथ निकाल के दे दूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर सी। तुम देखोगे चाहे कोई सा भी मॉड्यूल या कोई सा किताब निकाल लो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लो, आईटी देख लो, नीट देख लो, पीएमटी देख लो, इससे सवाल पूछते ही है। अब सुनना, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, ठीक है ना, इन दोनों को इक्वल कर दूं, तो आई को क्या लिख सकते हैं अपन? क्यू बाई टी। आई को क्या लिख सकते बोलो? क्यू बाई टी। तो एक नीचे टी और है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू से क्यू कटेगा, तो यहां पे एल सी और ये टी स्क्वायर इधर, तो टी बराबर आ जाएगा तुम्हारा रूट अंडर एल सी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इन दोनों को बराबर करो तो आई से आई कटेगा, टाइम को इधर ले जाओ, आर को नीचे ले जाओ, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा एल बाई आर। तो असल में टाइम के 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, फ्रीक्वेंसी के और अलग हो जाएंगे। बच्चा कभी याद नहीं रहता, याद रखने की कोशिश करता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना है? रिलेशन से याद रखना है, ये वाला रिलेशन याद रखना, इससे सारे डायमेंशन निकल जाएंगे। बताओ समझ आया? थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? अभी 1 मिनट बता रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। थर्मल कंडक्टिविटी बेटा होता है, यहां पे देखिएगा, H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बटा एल। तो यहां से थर्मल कंडक्टिविटी के निकाल, देखो ये भी तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला H बाई टी होता है, सॉरी हीट करंट H बाई टी को लिखते हैं। तो K इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? K इज इक्वल टू यहां से लेंथ एरिया कटो तो एक लेंथ बचेगा यहां पे, तो K इज इक्वल टू लिख सकते हो H बाई टी इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर वाला, और एक लेंथ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकाल लेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल जी का डायमेंशन आ जाएगा फोर्स F आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा m माइनस 1 L3 T माइनस 2। कैसे? m स्क्वायर है, F को लिखोगे m, तो यहां पे m स्क्वायर है तो m माइनस 1 L3 T माइनस 2, ये डायमेंशन बनेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस,
सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशनली रिलेटिव डेंसिटी, इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, इफिशियंसी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, इफिशियंसी इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। तो बताओ क्या तुम्हें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन याद रखने की जरूरत है? नहीं भाई, यहां से तुरंत निकल जाएगा। मैं तो ये से निकाल सकता हूं, देख एफ एम एल टी माइनस टू एम और इधर एम स्क्वायर, तो एम माइनस वन और एल वन था, ये एल स्क्वायर जाएगा, तो एम एल थ्री एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। देखो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स एफ बराबर के एक्स, तो के बराबर हो जाएगा एफ बाई एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा एम टी माइनस टू। याद करो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, और ये भी है देखो फोर्स अपॉन लेंथ। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन सरफेस टेंशन के इक्वल होता है। सर ये जितना जरूरी है क्या? बिल्कुल बहुत जरूरी है। रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस, रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमेंशनलेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस, करंट गेन याद है सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, आउटपुट करंट बाय इनपुट डायमेंशनलेस। सोलर कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। सोलर कांस्टेंट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का लिख लो यार, एरिया इंटू टाइम, बहुत आसान है। वोल्टेज गेन डायमेंशनलेस। बिन्स कांस्टेंट यहां पे आता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, ये बी आ गया, तो बिन्स कांस्टेंट होता है लैम्डा इंटू टी। लैम्डा का डायमेंशन बोलो सर, ये लेंथ है, और टेम्परेचर का बोलो के है, तो L1 K1 ये आ जाएगा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालोगे? सर ये तो आपके उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, अलग से लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताओ कैसे निकालोगे, बोलो। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर। रामलाल क्या समझा रहा हूं मैं तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं चाहिए, फोर्स का चाहिए, और फोर्स एक लाइन में आएगा, F बराबर क्यू ले। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम। ये बताओ फोर्स ए टी आ गया आंसर, ए एम्पियर टी टाइम आ गया आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये फील करो इस बात को कि फोर्स से एनर्जी से डायमेंशन निकालना आसान होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो तुमसे कहता है मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू क्यू वी बी, तुरंत आ गया मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई क्यू वी। F भी पता है, चार्ज भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तुरंत से आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे तो म्यू नॉट आएगा, म्यू का डायमेंशन तुम्हें याद नहीं है, याद किसका आएगा? फोर्स एनर्जी का। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं देखना तुम्हें देखना है फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला, और वो तुम्हें आता है, और वहां से डायमेंशन निकालना आसान होगा। समझ आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखो। अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होता है लाइक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एनर्जी बटा चार्ज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यह आ जाएगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, बहुत इजी है साहब, बहुत इजी है। क्लियर है क्या? मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सब निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर पूछूं 4 मीटर में 2 kg जोड़ो, बताओ कितना होगा? सर पगला गए हो का? 4 kg में 2 मीटर कैसे जोड़ दोगे? अरे कैसे जोड़ दोगे बताओ सर आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलत है। अच्छा बताओ 2 kg में 4 सेकंड को जोड़ दो। क्या मजाक है यार, गलत है। बड़ा फील आ रहा है सही गलत का, लेकिन जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना तो फील नहीं आएगा। देख इधर आओ, बताओ 4 kg ज्यादा है कि 2 सेकंड ज्यादा है? 4 kg ज्यादा होगा सर। कैसे? 4 है, ये 2 है। रामलाल 4 kg को 2 सेकंड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो जोड़ने के लिए, घटाने के लिए या तुलना करने के लिए एक समान भौतिक राशि होना जरूरी है, एक समान बीमा वाली भौतिक राशि होना जरूरी है। मतलब आप 2 भौतिक राशि को तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं, तभी बराबर कर सकते हैं। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं कि अपन 4 kg बराबर 4 मीटर नहीं कर सकते, एक समान भौतिक राशि होगा तभी कर सकते हैं। अच्छा बराबर, ग्रेटर देन और लेस देन हमेशा एक समान डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी के बीच आएगा। मतलब सॉरी, कभी कभी थोड़ा इंग्लिश वाले में हिंदी अभी रिकॉर्ड किया ना इसलिए, मतलब सेम डायमेंशन के बीच आता है। ऑलवेज बिटवीन सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मे बी सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच आ जाएगा। जैसे मैं मास इंटू फोर्स को मल्टीप्लाई कर ही तो सकता हूं। अच्छा, मास इंटू एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करते हो तभी तो फोर्स आता है, तो कर सकता हूं। मतलब ये प्लस और डिवीजन डिफरेंट फिजिकल डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी के बीच आ जाएगा। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डिफरेंट डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट नहीं कर सकते। यहां पे सवाल लिखा है इफ ए एंड बी हैव अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए प्लस बी, मैंने क्या लिखा है यहां पे, ए प्लस बी। क्या मैं दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकता हूं? नहीं सर, कैसे जोड़ दोगे? अभी तो बताया था 4 मीटर प्लस 2 kg नहीं ऐड होगा। क्लियर है सर, समझ आ गया, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते देखते हैं फटाफट। ए माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा डाउट है, ये देखो ए बटा बी, हाँ ये सही है सर। ए बटा बी में क्या दिक्कत है? अच्छा, ये कर सकता हूं क्या, ए इंटू बी प्लस बी, हाँ कर सकते हैं, ये सही है, ये भी सही है। तो 3 सही आ रहे हैं आपके। कौन कौन से? ए माइनस बी स्क्वायर। सुनो, ए और बी का डायमेंशन डिफरेंट है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि बी स्क्वायर का और ए का डायमेंशन सेम हो। जैसे मान लो बी का डायमेंशन लेते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं, बी का डायमेंशन लेंथ है और ए एरिया है, तो डिफरेंट डायमेंशन हो गए। बी स्क्वायर करूंगा तो एरिया बन जाएगा, ये भी तो एकदम सही है ये। अगर ए और बी का डिफरेंट डायमेंशन है तो ये मैं कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, डिवाइड तो कर ही सकता हूं। अच्छा, ए और बी का डायमेंशन डिफरेंट है तो क्या पता ए और बी का प्रोडक्ट ए के बराबर आ जाए डायमेंशनली। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ए बाहर बी प्लस 1, मतलब ए का डायमेंशन है लेकिन बी का नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो डिफरेंट डायमेंशन हो ही गए ना। तो ये तीनों सही है और ए गलत है, इसको लिख लीजिए ध्यान से। अब देखिए, डायमेंशनलेस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनलेस फंक्शन वैसे फंक्शन जिसका डायमेंशन नहीं होता है। एंगल इज अ डायमेंशनलेस, अभी बता था, थीटा इज अ डायमेंशनलेस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा इज अ डायमेंशनलेस। सर थीटा डायमेंशनलेस होता है, साइन थीटा भी डायमेंशनलेस होगा क्या? सुनिएगा, ये पूरा का पूरा साइन थीटा और उसके अंदर ये थीटा, दोनों डायमेंशनलेस है। दोनों क्या है? डायमेंशनलेस है। दोनों के पास किसी के पास डायमेंशन नहीं होता। अच्छा सर, प्योर नंबर डायमेंशनलेस होता है। जैसे मैं लिखूं y बराबर 10 तो डायमेंशनलेस है। इसको मैं डायमेंशनली 1 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, 10 भी लिख सकता हूं, 20 भी लिख सकता हूं, डायमेंशनलेस है ये। प्योर नंबर डायमेंशनलेस होता है। एंड पावर ऑफ प्योर नंबर, मान लो इसका पावर मैं x लिख दूं तो डायमेंशनलेस 10 का पावर x और x दोनों डायमेंशनलेस होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये समझिएगा, y बराबर e का पावर x, इसमें डायमेंशनलेस कौन है? इसमें डायमेंशनलेस कौन है सर? इसमें x है और e का पावर x पूरा डायमेंशनलेस है। फील करना इस बात को, इसमें x भी डायमेंशनलेस है और e का पावर x पूरा भी डायमेंशनलेस है। लॉगरिथमिक फंक्शन y बराबर log x ऑन द बेस e, इसमें कौन डायमेंशनलेस है? पूरा। सर x ये भी डायमेंशनलेस है, सर e का पावर x ये भी डायमेंशनलेस। सेपरेटली ये सारे डायमेंशनलेस होंगे। इस पर सवाल करा दूंगा, फील आ जाएगा, चिंता मत करो। बताओ तुम्हें इतना फील आया क्या? अब देखो मैं आपको अब सवाल करा देता हूं। सवाल कैसे कराता हूं? एकदम छोटे छोटे सवाल एग्जाम में पूछते हैं। और कैसे पूछते हैं देखो बेटा, मान लो तुमसे ऐसा पूछा, y बराबर k साइन अल्फा टी, बस इतना लिखा है, और बोला कि अल्फा का डायमेंशन बताओ। किसका डायमेंशन बताओ? अल्फा का। तुम्हें क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना एकदम प्यार से। अल्फा का डायमेंशन पूछा, सुनना। डायमेंशनलेस मतलब क्या? डायमेंशनलेस मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। और प्योर नंबर भी डायमेंशनलेस होता है। किसी भी पावर का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या बेस का पावर 0 रख दो तो 1 हो जाता है। मतलब मैं इसको 1 भी बोल सकता हूं। कोई भी चीज डायमेंशनलेस है ना तो उसको 1 बोल दो। बताओ, यहां पे अल्फा इंटू टी थीटा के जगह पे रखा है और थीटा क्या है? डायमेंशनलेस। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं अल्फा टी बराबर 1। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है उसको 1 के बराबर कर दो। अरे भाई y बराबर के साइन थीटा, अरे साइन थीटा, अरे साइन थीटा, और थीटा की जगह है अल्फा टी बराबर 1, मतलब अल्फा बराबर t माइनस 1, अल्फा बराबर t माइनस 1 हो गया, आंसर आ गया। अल्फा t माइनस 1। इधर देखो, y बराबर e बीटा बटा x, बीटा का डायमेंशन बोलो। सुन, एक्सपोनेंशियल के पावर में ये लिखा है, एक्सपोनेंशियल का पावर डायमेंशनलेस होता है, तो मैं लिख सकता हूं बीटा बटा x इज इक्वल टू 1, मतलब x बराबर बीटा, आंसर आ गया। इतना आसान हो सकता है कोई चीज? क्या? देख लिखो फटाफट लिखिए प्लीज। आगे देखो, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। सुनो, मुझे ना इसको बराबर के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं बस ये जानता हूं, मेरा तरीका समझना, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लस आने का मतलब है कि डायमेंशनली ये दोनों बराबर थे। अल्फा टी को क्यों जोड़ा बीटा एक्स से? क्यों जोड़ा? तभी जोड़ सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन इसके बराबर रहा होगा। मतलब डायमेंशनली प्लस लिखो या बराबर लिखो, सेम ही बात है। कोई भी इक्वेशन तुम्हें दिखे, एक काम करना, सब में से प्लस माइनस को करो इग्नोर, हर जगह बराबर लिख दो। प्लस माइनस को करो इग्नोर, डायमेंशनली प्लस माइनस को हटा के बराबर लिख दो। मैं इसको लिखूंगा v बराबर अल्फा टी बराबर बीटा एक्स बराबर गामा एक्स टी, ये आएगा। अब किसका डायमेंशन चाहिए निकाल लो, बता। v बराबर अल्फा टी है तो अल्फा बराबर बोलो क्या होगा, v बाई टी। डायमेंशन आ गया, एल टी माइनस वन होगा, सॉरी एल टी माइनस टू होगा। इधर बोल बीटा एक्स बराबर v, तो बीटा बराबर क्या होगा, v बटा एक्स, v बटा एक्स। ये एल टी माइनस वन होता है, एक्स से कटेगा, टी माइनस वन, आंसर आ गया। गामा एक्स टी बराबर v होगा, एल टी गामा बराबर एल टी माइनस वन, एल से एल कटेगा, गामा बराबर टी माइनस टू। बताओ मुश्किल सवाल है कि आसान? अब इससे आसान क्या होगा यार, आंसर आ गया, लिखो फटाफट। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्स बराबर एफ बराबर ए रूट एक्स प्लस बी टी। क्या करना है देख, एफ बराबर ए रूट एक्स बराबर बी टी, खत्म। क्या चाहिए निकाल ले, बीटा चाहिए, बी चाहिए, बी बराबर एफ बाई टी। ए रूट एक्स क्या चाहिए, ए चाहिए, एफ बटा रूट एक्स। एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू बटा रूट का मतलब है एल का पावर हाफ, आंसर आ गया। बुझाया? एल का पावर हाफ ऊपर ले जाओगे, एम एल का पावर हाफ टी माइनस टू, आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं, y बराबर ए बटा, सॉरी ए नहीं लिखते हैं, सॉरी ए नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, एफ बराबर भी बटा बीटा प्लस टी प्लस एक्स जेड। चलो एक्स लेंथ है, जेड कुछ ऐसे अलग चीज है। बीटा प्लस टी है, बीटा का डायमेंशन बताओ। इस इक्वेशन में बीटा का डायमेंशन बताओ। बेटा भयंकर कंफ्यूज हो गए कि अब बीटा कैसे निकालू सर, बीटा कैसे निकलेगा सर। मेरी बात सुनना, जबरदस्त तरीका सिखा रहा हूं, सुन। इन दोनों को क्यों जोड़ा मुझे ये बता दे। प्लस का साइन जहां है वो बराबर का साइन हो जाएगा डायमेंशनली। मतलब मैं लिख सकता हूं बीटा बराबर टी, मतलब टी का पावर वन, आंसर आ गया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वेलोसिटी के बराबर में, सॉरी फोर्स के बराबर में वेलोसिटी पर नीचे लिखा है बीटा प्लस टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा बराबर टी, आंसर। अब तुम्हें अगर ये जेड निकालना है तो जेड बराबर एफ बटा एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ महसूस हुआ कि नहीं हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से। क्लियर है क्या? अच्छा, इसमें तुम्हें एक चीज फिजिबिलिटी की दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, इसलिए मैं यहां पे कुछ जोड़ देता हूं, नहीं जोड़ूंगा, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, कोई दिक्कत एकदम सही है। कई बार खुद से सवाल बना लेते हैं किसी चीज को समझाने के लिए, है ना, लेकिन कुछ उसमें लूप होल्ड रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, एकदम सही है ये। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, आगे सवाल देखिए। अरे बहुत बढ़िया, आईटी का पूछा हुआ सवाल। सुन क्या करना है, सुन क्या करना है। v बराबर अल्फा बाई बीटा ई का पावर माइनस अल्फा टी। सुनो ध्यान से, इसमें डायमेंशनलेस बताओ कौन है सर। ई का पावर डायमेंशनलेस होता है, मतलब अल्फा टी बराबर वन। और सर ई का पावर माइनस अल्फा टी ये पूरा डायमेंशनलेस होता है, मतलब ये पूरा वन। तो ये बनेगा v बराबर अल्फा बटा बीटा और अल्फा टी बराबर वन। तो यहां से अल्फा बराबर टी माइनस वन आ गया। बीटा का डायमेंशन निकालना है तो बीटा बराबर अल्फा बटा वी। अरे बीटा बराबर अल्फा बटा वी, अल्फा क्या है टी माइनस वन और वी क्या है एल टी माइनस वन, ये कटेगा, ये एल माइनस वन, आंसर आ गया बीटा और अल्फा टी माइनस वन। लो बताओ क्या चाहिए अब। ये मुश्किल सवाल मानते हैं बच्चे, क्या करना है तुम्हें। सुनो, सबसे पहला दो ही चीज सिखाया मैंने, प्लस माइनस को हटा के इक्वल टू लिख लो, और जो डायमेंशनलेस फंक्शन है, जो भी डायमेंशनलेस फंक्शन है उसको वन लिख लो। यही तो सिखा रहा हूं बस, समझ आया क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, v बराबर a साइन x रूट अल्फा टी। ये सिर्फ रूट अल्फा, ये रूट अल्फा और टी में है। तो बताइए अल्फा का डायमेंशन। बेटा सुनना, थीटा के जब ये पूरा लिखा है, ये पूरा डायमेंशन लेसा, तो x रूट अल्फा टी बराबर वन लिख लूंगा। तो रूट अल्फा टी बराबर हो जाएगा वन बटा एक्स, रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू वन बटा एक्स स्क्वायर इंटू टी, आंसर आ गया। स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, एकदम खेलना है तुमसे। वेलोसिटी बराबर अल्फा बटा बीटा प्लस रूट डेंसिटी। अल्फा और बीटा का डायमेंशन बता। सुनना मेरी बात, एक ही चीज सिखा रहा हूं मैं, देख इधर, v बराबर अल्फा बटा रूट डी, क्या मैंने सही लिखा है? और बीटा बराबर रूट डी, क्या सही लिखा है? इसको इसीलिए प्लस किया क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा।
मतलब बीटा बराबर रूट डेंसिटी लिख सकता हूं डायमेंशनली। अगर ये रूट डेंसिटी, ये भी रूट डेंसिटी है, तो अल्फा बटा रूट डेंसिटी लिखो ना बस। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू रूट डेंसिटी। वेलोसिटी बोलो LT-1, रूट डेंसिटी बोलो मास अपॉन वॉल्यूम, ये आंसर आ गया। बीटा रूट डेंसिटी, आंसर आ गया। इसलिए थोड़ा समय लगा समझाने में, लेकिन देखो आंसर कैसे निकलता है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये बढ़िया सवाल है। इंटीग्रेशन का डायमेंशन में कोई रोल नहीं है, और मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी अगर तुम लिखते हो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज वेलोसिटी। मतलब ये डी का भी डायमेंशन में कोई रोल नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। सॉरी ये गायब कर दिया, अरे भाई माइनस का मतलब बराबर है, मतलब ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर और इसका बीमा बराबर है, डायमेंशन बराबर है, तो एक्स स्क्वायर लिख, माइनस इज बराबर एक्स स्क्वायर डायमेंशनली। अरे भाई फोर्स 4 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन बराबर 3 न्यूटन, मतलब इसमें से ये घटाऊंगा एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर आएगा। मैं लिख सकता हूं एक्स बटा रूट एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स बटा एक्स। तो बताओ क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस आंसर। सर मुझे अगर ए का डायमेंशन निकालना हुआ तो देखो 2ax बराबर एक्स स्क्वायर, 2 का कोई डायमेंशन होता नहीं, ए बराबर आ जाएगा x, मतलब एल, आंसर। आगे देखो क्या तुम कर पाओगे। y फोर्स है और x वेलोसिटी है, तो dy बाई dx का डायमेंशन बताओ। सुनना, dy बटा dx, y क्या है फोर्स, तो df बटा x क्या है वेलोसिटी, तो dv। अब सुनना यहां से, d का डायमेंशन में कोई रोल नहीं है, f बटा v, आंसर। डायमेंशन लिखो f का mlt-2 और वेलोसिटी लिखो lt-1, आंसर। l से l कटेगा mt-1, कैलकुलेशन तो ध्यान रख लो तुम। अच्छा अगर मेरे से पूछता डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y बटा एक्स स्क्वायर, तो d का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा y बटा एक्स स्क्वायर। तो y बटा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन अपन निकाल लेंगे। समझ आया क्या। नेक्स्ट देखो, अब इस तरह के जो सवाल पूछते हैं बेटा, ये डायमेंशन एनालिसिस के तो आते ही हैं। अब हमें करना है एग्जाम में कुछ ऐसे पूछे हुए सवाल जो डायमेंशन का नहीं है, दुनिया उसको और अलग तरीके से करती है, लेकिन मैं डायमेंशन से कराऊंगा। अगर मेरा डेमो नहीं देखा है तो डेमो देखो, डेमो नंबर 2, एक 2 डेमो पढ़े, डेमो नंबर 2 जरूर देखना, मजा आ जाएगा। चलो यहां देखो, इफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज अल्फा, अल्फा इज एक्सीलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, बीटा इज वेलोसिटी, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कौन से चैप्टर का सवाल है सर, ये चैप्टर है एसएचएम का सवाल यहां क्यों करा रहे हो, रामलाल हो तुम, एकदम मजदूर हो तुम। ये सवाल यूनिट एंड डायमेंशन का है। सर क्या बात कर रहे हो बेटा, अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन थोड़ी ना बताया इसने सॉरी अल्फा और बीटा की वैल्यू थोड़ी ना बताई इसने, अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखने, और टाइम पूछ रहा है। अल्फा तुम्हारा एक्सीलरेशन, बीटा वेलोसिटी, ये अल्फा बटा बीटा, अल्फा क्या बोल एक्सीलरेशन तो LT-2, बीटा क्या बोल वेलोसिटी मतलब LT-1, L से L कटेगा, T-2 बटा T-1, T-1 आ रहा है, ये 2π डायमेंशन लेस होता है। टाइम पूछा है ना, तो डायमेंशन टाइम का होगा जिसमें वही आंसर होगा ना, ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है मतलब गलत है। 2π बीटा बटा अल्फा, 2π बीटा बोलो LT-1 वेलोसिटी है सर, एक्सीलरेशन बोलो LT-1, 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता, L से L कटेगा, ये T-2 है, ये कैंसिल करोगे तो ये 1/T-1 ऊपर आएगा तो T आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। ये है 2π अल्फा वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे टाइम कभी नहीं आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करोगे टाइम कभी नहीं आएगा, मतलब सी आंसर आ गया। एसएचएम का कोई कंसेप्ट यूज नहीं किया हमें, मजा आ जाता अगर क्लास में बैठे होते 300-400 बच्चों के भीड़ में, और तब अपन जब एनर्जी से पढ़ाते ना इसको, ऐसे सवाल कराते एकदम झूम जाते बच्चे। समझ आया कि नहीं आया बताओ। सर क्या किया, ये अभी धीरे धीरे और ऐसे करेंगे। किसी भी चैप्टर का सवाल हो, यूनिट एंड डायमेंशन का इंपॉर्टेंस देख लो तुम। सुनो क्या करना है, अल्फा और बीटा एक्सीलरेशन वेलोसिटी है, तो अरेंज करो, इसको लिखो। नेक्स्ट सवाल कराता है, a car is moving on a rough inclined plane of inclination theta and coefficient of friction mu, then find maximum safe velocity। NLM का सवाल है सर, NLM का सवाल तो है, तो यहां क्यों करा रहे हो, क्योंकि AIPMT में पूछा है सर। ये क्या बात हुआ, AIPMT में पूछा है 2015 में, जाके देख लो सवाल है, AIPMT के 2015 का NLM का सवाल है, यहां क्यों करा रहे हो, क्योंकि इसने क्या पूछी है वेलोसिटी। और 4 ऑप्शन कैसे दिए थे देखिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रूट अंडर R/G सम म्यू प्लस tan थीटा, म्यू भी डायमेंशनलेस tan थीटा भी डायमेंशनलेस, 1 माइनस म्यू tan थीटा, V इज इक्वल टू R² G इंटू ये वाला टर्म, V इज इक्वल टू RG इंटू ये वाला टर्म, V इज इक्वल टू G/R इंटू ये वाला टर्म। जाकर देखो जो AIPMT 15 में था वही लिखा है मैंने, वही लिखा है मैंने।
अच्छा सर बहुत बढ़िया लिखा है, अब आगे बताओ क्या करोगे। अब आगे देखना, आर है तुम्हारा रेडियस, लेंथ वो लिखा हुआ था, सवाल थोड़ा मैंने इनकम्प्लीट ले लिया, आर रेडियस दिया हुआ था, पूछा गया वेलोसिटी, तो ये डायमेंशनलेस है, आर क्या है लेंथ, तो एल बटा जी क्या है एक्सीलरेशन, तो एल टी माइनस टू कटेगा तो 1/t-2 है, इसको ऊपर ले जाओ तो टी स्क्वायर है, तो रूट टी आ रहा है, पूछा क्या है वेलोसिटी डायमेंशन रूट टी आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, एकदम बकवास, महा खराब, रामलाल गलत होगा ये। ठीक है सर आगे बताओ। अब देखो ये v इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू जी, कभी वेलोसिटी नहीं आ पाएगा, कैसे सर, ये क्या लिखा है आर स्क्वायर मतलब लेंथ इसमें 2 और जी में एक लेंथ, लेंथ का पावर 3 का रूट लगा दोगे, कहां से वेलोसिटी आता हुआ दिख रहा है, अभी तो डायमेंशन पढ़ा है यार। सर आर इंटू जी बताओ, तो रूट अंडर आर बोलो एल, जी बोलो एल टी माइनस 2, और ये पूरा डायमेंशन लेसे देखो ये वाला टर्म था, तो ये बनेगा एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, मतलब वेलोसिटी आ गया है, ये आंसर है, और इसमें भी वेलोसिटी नहीं आएगा, मतलब ये गलत है। क्या सीखा तुमने, क्या सीखा तुमने बताओ, तुमने सीखा कि सवाल एनएलएम का था, और अगर तुमने किया हो ये सवाल, मैं याद हो मैं इसमें जाना ही नहीं चाह रहा, मैं जाना नहीं चाह रहा सवाल पे, सवाल 1.5 पेज का है, एनएलएम में 1.5 पेज का कैलकुलेशन है, सर्कुलर डायनेमिक्स के बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल है भाई साहब, फ्रिक्शन भी है और रोड टेढ़ा भी है, लेट जाओगे वहीं पे, लेकिन एपीएमटी 2015 का सवाल है, बच्चे इसका आंसर याद रख लेते हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से कह रहा हूं, तुम्हें वो भी याद नहीं रखना, तुम्हें देखना है कि 4 ऑप्शन है, वेलोसिटी पूछा है, जिसमें वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा वही आंसर आएगा, म्यू और tan थीटा डायमेंशन लेस है, यहां पे आर और जी का डायमेंशन रख दो, वेलोसिटी का डायमेंशन एक ही में आ रहा है, रूट अंडर आर जी म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आंसर हो जाएगा सही, सीधा देख के आ जाएगा आंसर, समझ आएगा। डेमो जाके देख लेना, यूनिट एंड डायमेंशन के 1-2 सवाल मैंने उसमें भी कराए हैं, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल, एक भी मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं लगा, आंसर तुम्हें दिख जाएगा सीधा, समझ आया। तो यहां पे आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, धन्यवाद, अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे।